नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं गिरधर मामड़ी सा। बहुत लोग नहीं जानते होंगे और मैं बीच-बीच में रीइंट्रोड्यूस करती रहती हूँ। गिरधर मामड़ी सा वाज़ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर मेनी बिग MNCs, गूगल इंडिया, DLF एंड मेनी अदर ऑर्गनाइजेशंस इन द मिडल ईस्ट। हाँ, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड, आई वुड से 12-13 साल पहले, सर took a voluntary retirement and then he jumped into जियोपॉलिटिक्स एंड राष्ट्र से जुड़े हुए बहुत सारे सामने में और पीछे में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करते हुए। आज इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दोबारा से बताऊँगी, बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं, पर उसके साथ-साथ इसलिए बताऊँगी क्योंकि आज का जो मैटर है दैट इज़ फाइनेंशियल मैटर। एक टैरिफ वॉर चल रहा है और टैरिफ वॉर ऐसा भयंकर चल रहा है कि उसका इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड पड़ रहा है। मार्केट्स, शेयर मार्केट्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर, मतलब इफ नो डोमेन इज अनटच्ड, कोई भी डोमेन अनटच्ड नहीं है उससे, क्योंकि अभी हम बोलते हैं ना, ग्लोबल इकोनॉमी है, आइसोलेटेड नहीं है कोई भी हिस्सा। और सबसे ज्यादा ट्रम्प तो वार कर रहे हैं चाइना के ऊपर। चाइना की तो दुश्मनी जो ले रखी है दैट इज बियॉन्ड इलेबोरेशन, आई थिंक सभी जानते होंगे। और ऐसा लग रहा है कि कोरोना के टाइम से ये दुश्मनी शुरू हुई है, क्योंकि जब कोरोना आया तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो ट्रम्प को हुआ था। उनके हाथ से उनकी प्रेसिडेंसी छीन ली गई थी। कुछ बातें ये लोग भी कहते हैं बैकग्राउंड में, सोशल मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि कोरोना का डिजाइन ही इसीलिए किया गया था सो दैट ट्रम्प कुड बी थ्रोन आउट ऑफ पावर एंड इंडिया वाज आल्सो टू बी अ कोलैटरल डैमेज। इंडिया, भारत तो बच गया, बट ट्रम्प नहीं बच पाए थे। प्राइमरी टारगेट तो उनका अचीव हो गया था। तो अब ट्रम्प पलट के पूरा वार कर रहे हैं और टैरिफ वॉर के ज़रिए जो वो पसीने निकाल रहे हैं, क्योंकि 2007 में जो सेंसेक्स था, जो उनका शेयर मार्केट था, उस लेवल तक गिरा है चाइना का मार्केट। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैत्री जी नमस्ते, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, ये तो ट्रम्प का एक बहुत बड़ा अटैक है ये, और इसके पीछे उनका सोच हमें समझना चाहिए। और दो तीन चीजें, पहला हमें समझना चाहिए कि अमेरिका किस स्थिति पर है, अमेरिका की सिचुएशन क्या है। जब वो जानेंगे फिर बाद में हमें पता चलेगा कि ये जो कर रहा है वो सही है गलत है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अभी अमेरिका की जो कर्ज है लगभग $37 ट्रिलियन है। हर साल उनका कोई 2.5 या 2 ट्रिलियन बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज अनसस्टेनेबल। जब वो दुनिया का गुंडा है और उनका डॉलर से ही पूरा दुनिया चलती है, डॉलर इज अ रिजर्व करेंसी, तो ठीक है, तो चला रहा है और इतना डेट भी वो झेल सकता है। मगर उसका भी कोई हद होगी ना, किसी का भी कोई अनलिमिटेड कभी हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े साम्राज्य हुए थे, सब पतन हो गया ना, सब खत्म हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य क्या था, उनका तो कहीं सूरज डूबती नहीं थी, उनके साम्राज्य में इतना विस्तार था। क्या हो गया अभी? अभी ग्रीस का देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हो, इतना पूरा उस कालखंड की जो जितने भी नोन वर्ल्ड थी, नोन दुनिया थी, सब फतेह किया था, सबको जीत लिया था। क्या हो गया अभी? मैसेडोनिया किधर है? कोई जानते हैं किधर है? मैप में दिखा सकते हो आप? तो यही हालत होगा। धीरे धीरे से जो भी ऊपर बैठा है वो काल की चक्र जब घूमेगी तो वो नीचे जाएंगे, कोई और आएंगे। अमेरिका का भी वही हालत है, वो थोड़ा नीचे जा रहा है। उसको पता चल गया है कि हम कुछ ना कुछ नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में पछताना पड़ेगा और बड़ा जोर का झटका लगेगा अमेरिका को। इसीलिए करेक्शन करना अनिवार्य हो गया। ये दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसका क्या है ना, बहुत से मुद्दों के ऊपर वो अपना पकड़ बना के रखा है, उसके चलते हुए वो दुनिया में अपना वर्चस्व चला रहा है। जैसे मैंने कहा, डॉलर, पाउंड को रिप्लेस करके डॉलर में आ गया, और यूरोप का जितना भी इनके जो गोल्ड रिजर्व थे, धीरे धीरे से अमेरिका को शिफ्ट हो गया। फिर डॉलर वॉज मेड द क्या कहते हैं, रिजर्व करेंसी पर दुनिया के लिए वो किया है। फिर दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड का जो भी रूल्स है, रूल बेस पूरा अमेरिका ने खड़ा किया है, और इंस्टीट्यूशंस खड़ा किया, जैसे डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस, जो भी है, ये सब अमेरिका के सोच से ही निकल के आया। देखिए, जब अमेरिका की वहां पकड़ नहीं है, या चाइना, रशिया जैसे उनके जो प्रत्यर्धी है, इनको पुश बैक करेंगे,
अमेरिका वहां से निकल जा रही है। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, पहला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस थे उसके आधार पर ही युद्ध लड़ाए जाते थे पहले। बाद में क्या हो गया, जब रशिया और चाइना वीटो करना शुरू किया, अमेरिका ने उसको छोड़ दिया, डंप कर दिया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को। अपने आप को जो करना मनमानी वो करते गया, जैसे इराक में गया, अफगानिस्तान में गया, लीबिया। यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन किधर थी उनके, कोई यूनाइटेड नेशन की थी, वो जाके करने का शुरू कर दिया। तो ये थी रूल्स अमेरिका ने बनाया, और उन्हीं रूल को तोड़ने वाला भी अमेरिका था। तो ये इसका परंपरा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी परंपरा को आगे लेके जा रहा है, उसी परंपरा को इस्तेमाल कर रहा है। अब जो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, ये अमेरिका के आइन, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सही है गलत है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि वो इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इकोनॉमिक इमरजेंसी जब डिक्लेयर करोगे, कांग्रेस का कोई उसमें भागीदारी नहीं होगी क्या? आपके सेनेट हो या कांग्रेस हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो या आपका जो सेनेट हो, उसका राय लेने का कोई जरूरत नहीं है क्या? तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हो भाई। दो इमरजेंसी डिक्लेयर किया, एक बॉर्डर पे डिक्लेयर किया, दूसरा इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर किया। तो उस इमरजेंसी पावर्स के चलते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ वॉर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर जब कर रहे हो, क्या आपको वो अनुमति है? क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है कि नहीं आपको? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट्स में चैलेंज होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा देखना पड़ेगा। दूसरा, अब इनके सिचुएशन ऐसी थी कि बिल क्लिंटन के कालखंड से लेके धीरे धीरे से डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। इनफैक्ट रिचर्ड निक्सन के कालखंड में भी ये शुरू हो गया, बट अल्टीमेटली बिल क्लिंटन इसको बहुत आगे लेके गया। डेमोक्रेट पार्टी जनरली यही करते रहे। इवन रिपब्लिकन जैसे जॉर्ज बुश हो, उनके पिताजी हो, वो भी इन्हीं पॉलिसीज को आगे लेके गया। तो धीरे धीरे से क्या हो गया, इनके पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरा चाइना या एशियन कंट्रीज को शिफ्ट हो गया। तो अब प्रॉब्लम यह आ गया कि वहां या तो आपको मल्टी ट्रिलियनर्स हैं, जैसे एलोन मस्क हो, टिम कुक हो, ऐसे लोग हैं, या सड़क चाप है जो मतलब उनके पूरे सड़कों को गंदा कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं। बीच में जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे से कम होते जा रहा है। तो उनके जो एलीट है वो ही चला रहे हैं। तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो ये उनका सोल्यूशन चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टैरिफ वॉर है, इन सबको एड्रेस करने के लिए वो कर रहा है। और क्या हुआ, अपना वर्चस्व बनाया रखने के लिए अमेरिका ने क्या किया, बहुत से कंट्रीज को कंसेशंस दिया है कि ओके ठीक है, आपके देश से जो भी आता है हम टैरिफ नहीं लगाएंगे आपका, या कंसेशनल टैरिफ लगाएंगे, मगर हमारी ये काम करो। जैसे पाकिस्तान के बारे में देखिए आप, पाकिस्तान में जितने भी फॉरवर्ड एयरबेसेस थे, पेशावर, फिर मर्दान, जो भी इनके बलूचिस्तान में जितने भी थे, क्वेटा, ये पूरे एयरबेसेस अमेरिका को दे दिए थे वो लोग। तो वहां बैठ के वो तालिबान को कंट्रोल कर रहे थे, या पाक रीजन में जो करना है वो कर रहे थे। इसके चलते हुए उनके टेक्सटाइल के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया था। तो ऐसे उनका कंट्रोल रखने के लिए स्ट्रैटेजिक अपना जियो पॉलिटिकल कंट्रोल रखने के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है ना। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ट्रांसैक्शनल गए, तो वो एक बिजनेसमैन है, वो इसमें कुछ देखता ही नहीं। अरे मैं क्या करूं उधर रख के, मैं जाके मारना ठोकूंगा तो ठोकूंगा। मेरा डियागो गार्सिया है इंडियन ओशन में, अमेरिका का बेस है, वहां से जाके मैं B-2 स्ट्रेंथ बॉम्बर लेके जाके मैं मार के आऊंगा। आप कौन होते हो रोकने वाले? मुझे क्या चाहिए? मैं कोई बेस चाहिए तो मैं धमकी देके ले लूंगा, जैसा तालिबान को धमकी देके बगराम एयरबेस ले रहा है। तो यही उनका सोच है। तो इसीलिए वो ट्रांसैक्शनल बन गया, हर देश के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू किया, एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे चला गया। तो इसके बाद क्या हो गया, सब पूरा दुनिया डर गई, मार्केट क्रैश हो गया, फिर गिड़गिड़ा के उनके सामने आके खड़ा हो गया। तो अभी 90 दिन का मोहलत दिया, गिवन अ स्पेस टू देम, मगर चाइना को बख्शा नहीं है। तो इसमें देखिए, वो मार्केट क्रैश होना है ऐसा सोच समझ के किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्यों किया है?
मार्केट क्रैश में भी जिन कंपनियों को ज्यादा नुकसान हुआ है वो सब टेक्नोलॉजी कंपनीज थे ज्यादातर। वो एलन मस्क को भी लगा, मगर लार्जली टेक्नोलॉजी कंपनीज। यही लोग डोनाल्ड ट्रंप को फर्स्ट टर्म में इनको अपना प्लेटफॉर्म से कंप्लीटली परमानेंटली निकाल दिया था। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, इनको निकाल दिए थे। तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, पूरे डेमोक्रेट सपोर्टर्स थे। तो उनको झटका देने के लिए, उनको धमकी देने के लिए ये किया है। मतलब इंटरनली ऑल्सो इनके पूरे स्टॉक्स गिर गए हैं। शायद कोई इनको भी पता होगा, तो इनके कुछ लोग स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग किया होगा और वैसे बहुत से पैसे भी कमाया होगा। तो ही नोस फुली वेल ये क्या कर रहा है। एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया, झटका दिया, फिर अभी ट्रेड डिस्कशंस करेगा, ये करेगा। अब चाइना के सिचुएशन ऐसा है कि चाइना धीरे धीरे से अमेरिका के ऊपर उनका भी डिपेंडेंसी इतना बढ़ गया है, बगैर अमेरिका का चाइना भी कोलैप्स हो जाएगी। मगर डायरेक्टली चाइना टू अमेरिका जो ट्रेड है वो कोई 18-20% ही है उनके चाइना के पूरे ट्रेड में, 18-20% ही है। बाकी क्या कर रहा है, वियतनाम, फिर कंबोडिया, फिर फिलीपींस, फिर मेक्सिको, कनाडा, यहाँ चाइनीज कंपनीज बैठा हुआ है, तो वहां से एक्सपोर्ट होती है। अभी वियतनाम का क्या औकात है देखिए, वियतनाम इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया, कैसे हो गया? जहां चाइनीज प्रोडक्ट्स का ब्रांड वैल्यू नहीं है, जहां मेड इन चाइना का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई लोग उनको मानते नहीं है या उनको इग्नोर करते हैं, तो मेड इन वियतनाम ब्रांड से आएगा, मगर है तो वो चाइनीज ब्रांड, चाइनीज कंपनी है, चाइनीज प्रोडक्ट है। तो ये किया है। सेम थिंग विद मेक्सिको, यहाँ से पार्ट शिप करते हैं, मेक्सिको में असेंबल करके ड्यूटी फ्री अमेरिका को भेज देते हो। इफेक्टिवली ये सब ऐड करेंगे, वियतनाम, कंबोडिया, फिर कनाडा, फिर मेक्सिको, ये सब ऐड करेंगे। लगभग 60% ऑफ चाइनीज ट्रेड जो है अमेरिका से है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब देशों के ऊपर बड़े बड़े टैरिफ्स लगाए। मतलब ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। दुनिया को तो हिलाया वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली चाइना और चाइना की को टारगेट किया है। हाँ जी, कुछ पूछ रही थी। जी प्लीज कंप्लीट, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टैरिफ। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं समझ में आता कि टैरिफ क्या है बेसिकली। जी, बेसिकली वो अमेरिकन टर्म है टैरिफ, हमारी भारतीय भाषा में ये कह सकते हैं कि वो इंपोर्ट ड्यूटी है। ठीक है ना, जो दुनिया देश में कोई भी सामान आती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो इंपोर्ट ड्यूटी है। वो टैरिफ नाम दे रहा है वो अमेरिका, क्योंकि जो भी अंग्रेज करते हैं ये उल्टा करते हैं अमेरिकन। तो सिंपल, इनका 220 वोल्ट्स पावर होगा तो अमेरिका में 110 वोल्ट्स का होता है। तो दरवाजा हम इधर से बाहर खींचते हैं तो उधर अंदर खींचना है। तो यहाँ लेफ्ट साइड जाते हैं, राइट साइड हमारी गाड़ी चलती है ब्रिटिश का, वो लेफ्ट साइड करते हैं। तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर बोलते हो तो उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। हर चीज इनके उल्टा करते हैं वो लोग अमेरिकन। तो ठीक है, तो ये है, तो इसीलिए हर चीज का अलग लफ्ज इस्तेमाल करके ले आते हो। हम रिजर्वेशन कहते हैं, वो अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। हर चीज का कुछ अलग होता है। एनीवे, सो इंपोर्ट ड्यूटी को वो टैरिफ कह रहा है। तो वो अमेरिका ये इंपोर्ट ड्यूटी का टैरिफ जो लगा रहा था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो लगा रहा था, क्यों लगा रहा था? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट अमेरिका है। वो 25%, दुनिया का 25% प्रोडक्शन वो कंज्यूम करता है, खाता है वो। तो इसीलिए वो अट्रैक्टिव है। छोटे छोटे देश जितने भी है, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, जापान, ताइवान, यहाँ आसियान कंट्रीज में जितने भी है, या अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए, या आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ले लीजिए, और इवन यूरोप में भी सिग्निफिकेंट पार्ट, ये सब अमेरिका को बेचते हैं। अमेरिका को बेचते हैं और अमेरिका खरीदने के लिए खुद अमेरिका को पैसे देते हैं उल्टा। मतलब अमेरिका को कर्ज ये लोग देते हैं, उसी कर्ज से अमेरिका खरीदती है। तो उसका मॉडल देखिए क्या है। तो इतना कंज्यूम करती है, इसीलिए उस कंजम्पशन को डोनाल्ड ट्रंप ने वेपनाइज किया। उनको ही इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपन, अस्त्र बना दिया उसको। अब हम खाते हैं, मान लीजिए आप दुकान में गया, आप दुकानदार का एक बड़ा कस्टमर हो, आप उनको धमकी दे रहे हो हम नहीं खरीदेंगे, आप चावल मुझे इतना ही रेट पे देंगे तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। उसका पूरा धंधा बैठ जाएगा ना। तो आपसे कुछ ना कुछ समझौता करके फिर आपको ही देना पड़ेगा आपको।
है मोहल्ला में आप बिगेस्ट कस्टमर, क्या करेगा वो? तो दैट इज अ मॉडल ये अडॉप्ट कर रहा है, बट इज इट सस्टेनेबल, ये देखना पड़ेगा। अमेरिकन मॉडल जो है वो धमकियों से और गुंडागर्दी से अपना कंट्रोल रखने के लिए जो भी वो करते हैं वो आज तक खींच के ले आया, मगर धीरे धीरे से बहुत से इकोनॉमीज एमर्ज हो रहे हैं। चाइना का भी है, चाइना इज ऑल्सो एमर्ज कंट्री, एंड भारत भी है, बहुत से देश एमर्ज हो रहे हैं। तो धीरे धीरे से अमेरिका का ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करेंगे, ये हमें समझनी चाहिए। नेक्स्ट चाइना के भी देख लेते हैं, चाइना का मॉडल भी देख लेते हैं। चाइना का मॉडल ये है, वो एक्सपोर्ट मार्केट डिपेंडेंट है, वहां कंजम्पशन नहीं है, चाइना में कंजम्पशन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम चाइना में है। अब अमेरिका नहीं खरीदेगी या दुनिया उनसे खरीदना बंद करेगी तो चाइना जाएगा तो कहां जाएगा? उसका पूरा कैपेसिटी दुनिया को बेचने के लिए वो पूरा एक फैक्ट्री बन के बैठा है वो। तो जब ये लोग खरीदना बंद करेंगे वो खत्म ही हो जाएगा। तो अब वो उस नौबत पे आ गया था, वो अमेरिका से एक दौड़ में, वो रेस में चल रहा था, अमेरिका के जीडीपी को हम पार करना है करके वो एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाता गया। अब देखिए उनको 100 कार चाहिए उनके देश में, ये 300 कार बना रहा है। पूरा दुनिया में कितने खरीदेंगे? एक 100 और खरीदेंगे, 100 एक्सेस पड़ा है ना उसके पास। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हर देश में जाके अब उन देशों की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको खत्म कर रहा है, सस्ते पे दे रहा है। अब स्टील देख लीजिए, भारत का स्टील प्रोडक्शन हमारी कोई 50,000 रुपया पर टन कुछ ऐसा है। अब चाइना आपको 44,000 43,000 में दे रहा है, क्यों नहीं खरीदेंगे आप? तो जब आपकी इंडस्ट्री पूरा बैठ जाएगी, आपका स्टील इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, तब वो आके आपको 60,000 या 70,000 पे बेचेगा। ये मॉडल है चाइना का। तो प्रेडेटरी ट्रेड करता है, मतलब जानवर जैसा होता है ना, उसको पहले आपको खा लेता है, आपकी इंडस्ट्री को खत्म करता है, फिर जाके वो अपना बैठता है। अब देखिए हमारी यहाँ एपीआईस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भारत में थे, ये दैट इज इनपुट्स फॉर आपके जो टैबलेट्स हो, आपकी इंजेक्शन हो, आपकी सिरप्स हो, जो भी हो, मेडिकेशन का इनपुट्स जो है वो उसको हम भारत में बल्क ड्रग्स कहते थे, और वो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। भारत में लगभग 60-70% हम बनाते थे पहले, कांग्रेस आने से पहले। कांग्रेस आने के बाद पूरा उनको वो एमओयू में क्या है पहले देखना पड़ेगा, जो राहुल गांधी ने साइन किया है। तो धीरे धीरे से पूरा चाइना को सौंप दिया। आज लगभग मोदी जी आने से पहले लगभग 90% एपीआई चाइना से आता है। क्या हम बना नहीं सकते? क्या हमारे पास ना क्षमता नहीं है? क्या हमारी इतनी कंपनीज थे, फिर भी वो इंडस्ट्री खत्म हो गया। अभी चाइना वहां चीखेगी तो आपको यहां दवाई नहीं मिलेंगे। सी विटामिन टैबलेट ले लीजिए, सी विटामिन टैबलेट 95% उसका इनपुट जो है चाइना से ही आता है। क्या चाइना ये इंग्रेडिएंट्स देने से पहले हम सी विटामिन नहीं बना रहे थे क्या इस देश में? तो बट हम उसको सौंप दिया, अमेरिका जैसे सौंप दिया, जैसे भारत भी सौंप दिया उसको पूरा। तो आप कोई स्टेशनरी शॉप में जाइए, पूरे चाइनीज प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या इतने छोटे छोटे आइटम भी हम नहीं बना सकते इस देश में? तो वो इंडस्ट्री को खत्म किया, वो इंडस्ट्री को खत्म करके अपना प्रोडक्ट्स लेके आके वो एक कर रहे थे, मगर उसका कैपेसिटी इतना हो गया अमेरिका से लड़ते लड़ते कि उसको वो झेल नहीं पाया। अब चाइना में प्रॉब्लम ये आ गया कि इतना कंस्ट्रक्शन हो गया उधर, 25 या 26 ऐसे शहर है उनके पास, घोस्ट फुल्ली टाउन्स, एक बंदा नहीं रहता उधर। घोस्ट टाउन्स कहा जाता है उन्हें। घोस्ट टाउन्स, परफेक्ट। उनका स्टेडियम्स है, उनके मॉल्स हैं, उनके मेट्रो स्टेशन हैं, और यहां तक उनके बुलेट ट्रेन में कोई बैठता ही नहीं है, मगर एक पॉइंट से एक पॉइंट जाता है, तो वो अपने जीडीपी में इजाफा करता है। तो उनका मॉडल ही अलग है। एक मान लीजिए कोई शंघाई म्युनिसिपैलिटी है, उनके पास एक बंजर जमीन पड़ी है, तो शंघाई म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, एक कंपनी को एस्टैब्लिश करती है, एसपीवी खड़ा करती है, ये जमीन उसको ट्रांसफर करती है। ये ट्रांसफर जो है वो जीडीपी में इजाफा होता है। फिर देन अगेन वहां से उसको खरीदने के लिए उसके पास औकात नहीं है, बैंक उसको कर्ज देती है, तो बैंक लोन देती है, वो भी जीडीपी में ऐड होता है। फिर ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पूरा जितने भी खर्चा होता है वो सब उसमें ऐड होता है। तो फाइनली ये सब जीडीपी में ऐड होते जाता है, मगर वहां रहने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। दैट इज देयर मॉडल।
तो वो एक्सपोर्ट मॉडल के आधार पर ही वो अपना इकोनॉमी चला रहा है। और अमेरिका का मॉडल है कंजम्पशन मॉडल। तो ये प्रोड्यूस करता है, एक कंज्यूम करता है। दोनों में ये जो रिलेशनशिप है, इसमें कुछ भी गड़बड़ आएगा तो दोनों डूबेंगे। अब ट्रंप वो उसी पे फोकस कर रहा है, मैं कंजम्पशन करना बंद करूंगा, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। 145% टैरिफ लगाया, 145%। चाइना ने उल्टा इनके ऊपर 125% डाला है। अभी पूरे बैलेंस ऑफ ट्रेड तो चाइना का फेवर में भी है, तो ऑलमोस्ट 450-500 बिलियन डॉलर्स ज्यादा चाइना ने अमेरिका को बेच रहा है। तो ऑब्वियसली जब बेचेंगे तो पूरा टैरिफ्स अमेरिका ही जाएंगे ना। मगर अमेरिका का जो मार्केट में इनके जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भाव बढ़ेंगे ना, ऑब्वियसली आप टैरिफ ज्यादा डालोगे तो चीजों का प्राइसेस तो बढ़ेंगे। मगर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि हम इनको सब्सिडाइज करने के लिए सबको इनकम टैक्स रिफंड देंगे, इनकम टैक्स को कम करेंगे और वापस देंगे इनको। डॉज में जो भी बचेगा वो हमारे टैक्स पेयर्स को देंगे ताकि वो कंज्यूम कर सकें। तो ये पूरा एक ट्रेड वॉर छेड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसमें अमेरिका का ही बनाया हुआ जो सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड सिस्टम था, उसको ये हिला के रख दिया डोनाल्ड ट्रंप आके। अब अमेरिका के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं है। यूरोप जाएंगे तो कहां जाएंगे? उनके पास दो ही मार्केट्स है, एक तो अमेरिका है, दूसरा चाइना है। चाइना खरीदने की ताकत तो नहीं है चाइना के पास। अमेरिका खरीदने के लिए टैरिफ लगा रहा है, जाएंगे तो कहां जाएंगे ये लोग? ये हालत हो गया। तो बोथ मॉडल्स, अमेरिकन कंजम्पशन मॉडल एंड चाइनीज प्रोडक्शन मॉडल, दोनों फेल हो रहे हैं। ऑल्टरनेटिव इमेज क्या है? जैसे भारत में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से हम हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी है, दोनों को बढ़ा रहे हैं। तो इसके चलते हुए वी आर गिविंग अ टफ चैलेंज टू, दोनों के लिए दे रहे हैं। अब स्पेशली हमारी जो एसेंशियल्स हैं, फूड ग्रेन्स हो, दूध हो या जो भी हो, उसमें हम आत्मनिर्भर है। जो हम प्रोड्यूस करते हैं हम कंज्यूम करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मगर चाइना में फूड स्कैर्सिटी है, वो खाना बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। अमेरिका का भी वही हालत है, उनका पूरा इंडस्ट्री बाहर बेच दिया। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जब समझेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है इसको हिलाने का कोशिश कर रहा है। हिलाने में उनका कुछ फायदा होगा, शॉर्ट टर्म फायदा होगा। हर देश जाके उनसे गिड़गिड़ाएंगे, फिर ट्रेड अग्रीमेंट्स करेंगे, तो उसमें लेन देन होगी, कुछ वो कम करेगा, कुछ ये बढ़ाएंगे, कुछ तो होगा, मिडवे पाथ कुछ ले लेंगे। मगर लॉन्ग टर्म में अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट बैठ गया। कोई अमेरिका को अभी भरोसा करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, अमेरिका के ऊपर भरोसा उड़ गया। तो अब क्या करेंगे? तो इसीलिए सोने का भाव बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 95,000 रुपीज पर तुला हो गया आज। आने वाले कुछ हफ्ता 10 दिन के अंदर 1 लाख पार कर देगा। तो देखिए कहां 2-3 साल पहले 50,000 कुछ था, अभी 1 लाख तक आ गया। तो बिकॉज अनसर्टन पीरियड में पूरा गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट जाएगा। भारत भी स्मार्टली क्या कर रहा है, धीरे धीरे से हमारी गोल्ड पोर्टफोलियो बढ़ाते जा रहे हैं। जब मोदी जी आए थे कोई 400 कुछ टन थे पहले, अब 850 टन हो गया। 10 साल में डबल कर दिया उसको। जो 60 साल में जो जितना सोना हमारे पास था उसको डबल कर दिया मोदी जी ने 10 साल के अंदर। हर महीने कोई 5, 6, 10 टन खरीदते जा रहा है। और तो और 200 टन जो यूके के वॉलेट्स में थे उसको निकाल के भारत ले आए। अभी जर्मनी भी यही सोच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से ये सब देख के वो डर गया। जो अमेरिका के वॉलेट्स में जर्मनी के जो सोना है उसको वापस लेने का वो भी सोच रहा है। तो जो भी डोनाल्ड ट्रंप किया है, पूरा दुनिया को सोचने पे मजबूर किया है कि जो सो कॉल्ड ग्लोबल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, वो खत्म हो रहा है और हर देश हमारा अपना देखना पड़ेगा। बायलैटरल सिचुएशन में आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ये मल्टीनेशनल सिस्टम में बिलीव नहीं करता है। यूनाइटेड नेशंस, 10 लोगों का गुट, G20, ये सब उसमें बिलीव नहीं करता है। जो भी है मैं सीधा 1 to 1 बात करूंगा, ये उनका अप्रोच है। दैट मीन्स मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो रहा है, बायलैटरलिज्म फिर दोबारा शुरू हो रहा है। अमेरिका में जो मॉडल था कि सप्लाई चेन और ग्लोबलाइजेशन था,
उसको खत्म करके फिर दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का कोशिश कर रहा है। वो तो फेल होगा, इम्पॉसिबल। अभी तो अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सकता है, उनके पास ना स्किल सेट है, ना उनके पास वो सप्लाई चेन करने का वो क्षमता है, सब चला गया। तो मगर वो तो चला रहा है, एटलीस्ट कुछ चीजों को बचा के रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये है, तो वर्ल्ड ऑर्डर जो भी था उसको खत्म कर रहा है। तो यूरोप जाएंगे तो कहां जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। वो रशिया तो खत्म हो गया, रशिया इतना युद्ध झेलने के बाद उनके पास वो क्षमता नहीं है, ना उनके पास उतना पॉपुलेशन है, ना उनका दुनिया में इतना वर्चस्व है। उसको आगे बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी चाहिए उनको भी। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, जितने भी जंगे हैं उस सबको खत्म करना है और एकमात्र चाइना के ऊपर फोकस रखना है। इसीलिए अभी जो पॉज 90 डेज पॉज है वो सिर्फ चाइना को छोड़ के बाकी सबको ये रिलीफ दिया है। चाइना को टारगेट करेगा, चाइना को इतना टारगेट करेगा कि चाइना के जितने भी सोर्सेस है सबको काटते जाएगा। तो शी जिनपिंग को मजबूर करके घुटने पे टेकने का कोशिश करेगा। मगर शी जिनपिंग का एक एडवांटेज है कि वो तानाशाही है, ही इज अ डिक्टेटर। हाँ ये तो बोलेगा और क्या करेंगे। अब बट इनके पास डेमोक्रेसी है, तो इनके खिलाफ कोर्ट्स इनके खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, या सेनेट में अपने ही बंदे रिपब्लिकन्स इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं। मगर चाइना में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, जो शी जिनपिंग चाहता है वही करेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यहाँ इतना वॉलेटाइल हो गया। बट भारत के लिए फायदा ही है, हम चुप बैठेंगे, हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हार्ली डेविडसन के ऊपर हम 0% भी डालेंगे तो ये खरीदने वाला कोई है नहीं है भारत में। कितने लोग खरीदते हैं हार्ली डेविडसन, इनके फोर्ड आए, यहाँ आया था फोर्ड भारत में, वो फ्लॉप होके चला गया इधर से। तो ये हमारी अमेरिकन टैरिफ वॉर में 90 डेज का रिलीफ पीरियड ट्रंप ने सबको दिया, चाइना को नहीं दिया। व्हाई इज ही सो मच आफ्टर चाइना? चाइना को एज अ पहला, थ्रेट क्यों? हाँ उनका जब टैरिफ डाला था उस समय भी उनका टारगेट चाइना ही था। बाकी लोगों को सबको डालने का मतलब था कि थोड़ा हिला के देखेंगे, किसी के ऊपर डालने का वो नहीं था, बिकॉज मैक्सिमम चाइना के ही उनसे प्रॉब्लम है ना, बाकी देश छोटे छोटे हैं। अभी पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कितना है अमेरिका का, होगा तो एक $500 बिलियन होगा, $1 बिलियन होगा। तो हु केयर्स, छोटे छोटे देशों को ऊपर भी 30% 40% क्यों डाला है। बांग्लादेश का क्या कितना ट्रेड डेफिसिट होगा अमेरिका का, 1 बिलियन होगा, 1 बिलियन इज नथिंग बट अमेरिका, फिर भी डाला है उसके ऊपर क्यों। ये सब एक दिखावा था, अल्टीमेटली टारगेट चाइना था। और चाइना जहां जहां एक इकोसिस्टम थी, जहां से ये अमेरिका में घुसने का कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने कहा वियतनाम हो, मेक्सिको हो या बाकी देशों में चाइनीज प्रोडक्ट्स, उनके ब्रांड लग के जो अमेरिका में आ रहा है उनको टारगेट किया। तो हिज टारगेट इज वेरी क्लियर, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यही कह रहा है। तो बाकी सब बंद करेगा। अरे यूक्रेन भाड़ में जाए यार, पूरा यूक्रेन लेना है तो ले लो रशिया, ये युद्ध बंद करो, बाद में देखेंगे, हम सब मिलके इनको वाट लगाएंगे चाइना को। सोच तो वही है, ही इज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन चाइना। इसीलिए दिस ट्रेड वॉर ये चाइना को भी हिलाएगा, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहा है। तो अभी चाइना क्या पलटवार करेगा देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी चाइना का असेट्स बहुत है। डेमोक्रेट पार्टी इज लिटरली उनके मतलब बहुत से इनके लोग जो है चाइनीज फंडेड है। तो इसीलिए कोर्ट्स जजेस को क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, सेनेटर्स को क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, और ट्रेड बॉडीज इनके ऊपर क्या दबाव डालेंगे। एलन मस्क खुद वो इतना इन्वेस्टेड है चाइना में, वो ट्रंप के ऊपर क्या दबाव डालेगा, ये सब चाइना भी प्ले करेगी। तो इसलिए आने वाली महीना 2 महीने तक ये ट्रेड वॉर चलेगा, तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सब चीज जो है धीरे धीरे से भारत आना शुरू करेंगे, तो वी आर ओके, विल हैव फन। बट सबको अपना अपना देखना है, दैट हैज बिकम वेरी क्लियर। अभी ग्लोबलाइजेशन, मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो गया। अभी हर देश अपना देखना है, बायलैटरल चीज पे चलना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने हमें दे दिया है। सर वैसे तो आज बात भी होनी है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में, पता ये भी चल रहा है क्योंकि दोनों के बीच में एक लॉन्ग कॉल की शायद तैयारियां की गई हुई हैं।
बट पैरेलली जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं ना शी जिनपिंग के, ऐसा लग रहा है शी जिनपिंग हड़बड़ाए हुए हैं। ही रियली डजंट नो व्हाट टू डू। बट इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, दैट इज ये अभी जो मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, दोनों के बीच में आज आज रात को शायद बात होने वाली है। अब भारत के साथ रीनेगोशिएट होने वाला है 54% से 26%, और वो 26% पे भी रीनेगोशिएशन हो रही है। भारत पे क्या असर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, भारत तो पहले से ही, जब मोदी जी गए थे फरवरी में, तब से हमने बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में हम ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। पीयूष गोयल 2 बार ऑलरेडी जा चुका है। ये टैरिफ वॉर शुरू होने से पहले ही हम उनसे बात कर रहे थे, तो हमें नुकसान एक्चुअली नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इसमें एग्जम्प्टेड है। भारत फार्मास्यूटिकल बहुत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो इसीलिए हमें कोई नुकसान नहीं है उसमें। और हम उसको कोई ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं। हमारी महिंद्रा स्टार्टअप क्या एक्सपोर्ट करते हैं? अमेरिका तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो पूरा चाइनीज माल पड़ा हुआ है उधर, भारत का कुछ नहीं है। तो टैरिफ लगा है तो लगा ही है, हमारे तो कोई नुकसान नहीं है। तो एक्चुअली कुछ लोग, अभिजीत अय्यर मित्रा जैसे लोग, वो यहां तक वो बोल रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप और मोदी दोनों बैठ के ये तय किया कि भारत को कुछ भी नुकसान ना हो, ऐसे टैरिफ लगा दिया। तो इनके टैरिफ हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है लिटरली। तो ये हमें समझनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर वो टैरिफ लगा रहा है हम उनको बेच ही नहीं रहे हैं। जो उनसे खरीद रहे हैं उनके ऊपर जो हमारी इनको मतलब किसान को किसी को नुकसान पहुंचाएगा उसके ऊपर हम टैरिफ जरूर लगाएंगे, उसको निकालेंगे नहीं। विस्की के ऊपर 150% डाला है हमने, क्या प्रॉब्लम है? तो वी नो हाउ टू प्ले विथ इट, राइट? सो दिस इज द गेम। बट एनीवे, वी आर प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट। हमने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, जो जो स्टेटमेंट दिया उसका 90 डे गैप भी नहीं दिया उनको। सो दिस इज द सिचुएशन। So do you think he'll be able to fight it out? क्योंकि शी जिनपिंग इस वक्त, by the way, he is going to Myanmar, Malaysia and Vietnam, if I'm not mistaken. I'll just share. I think Cambodia, sorry. Yeah, he's visiting 3 countries: Vietnam, Malaysia, Cambodia, this week, coming week. तो इज इट रिगार्डिंग द टैरिफ वॉर? क्योंकि शी जिनपिंग इज डेस्परेट। अच्छा, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई सर, वो कल लेट नाइट की है, कि यूरोपियन यूनियन एंड शी जिनपिंग दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। सो ऐसा ना हो कि यूरोपियन यूनियन इनका डंपिंग ग्राउंड बन जाए चाइनीज प्रोडक्ट्स का, अगर यूएस वाला सारा दे डायरेक्टेड टू यूरोप। जी हाँ, सब लोग यही कोशिश कर रहा है कि कोई ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढे। चाइना ढूंढेगा तो कहाँ ढूंढना है, इसलिए भारत से जप्पी पप्पी कर रहा है ना सडनली। शी जिनपिंग मोदी जी को बोल रहा है ड्रैगन और एलिफेंट हम टैंगो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों बोल रहा है? अरे परसों तक आपने हमें धमकी दे रहे थे और सरदार को कैरिकेचर दिखा के ये लोग ये खाते हैं, ये खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कार्टून्स हमारे खिलाफ बहुत किए थे ये लोग। आज क्या हो गया? सडनली दोस्ती क्या आ गया? क्योंकि ऑल्टरनेट चाहिए, अमेरिका के कंजम्पशन के ऑल्टरनेट चाहिए। और दुनिया में बिगेस्ट कंजम्पशन, इसको छोड़ के इतना पॉपुलेशन भारत में है, नंबर 1 पॉपुलेशन भारत का है। ऑब्वियसली चाइना इधर आना चाहती है, नेक्स्ट यूरोपियन ब्लॉक है, तो ये दोनों में उनका प्रोडक्ट्स बेचना है। सडनली वो कोशिश करेगा, मगर यूरोप का भी वही प्रॉब्लम है ना। यूरोप का प्रोडक्ट्स अमेरिका वो जो बेच रहे हैं, अमेरिका खरीद नहीं रहा है, उसके ऊपर टैरिफ लग गया, तो वो अब वो भारत में या चाइना में बेचने का कोशिश करेगा। ये सब मतलब ये मेरी गो राउंड सिचुएशन चलेगा, हर एक बंदे को दूसरा उसमें डंप करने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी अ फन गेम। तो भारत तो हमने ऑलरेडी वेरी वेरी क्लियर, वी विल प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स, हमारी किसानों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर इसमें हम फ्री मोहलत नहीं देंगे, बाकी चीजों में लेन देन हो सकती है, मगर हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए मेक इन इंडिया कह रहे हैं। आप आके इधर आपकी फैक्ट्री लगाओ, फिर यहाँ जो प्रोडक्शन करना है करो। एप्पल का देखिए आप, एप्पल का मजबूरी है, चाइना से हट के फिर ऑल्टरनेट चाहिए तो भारत में ही आना पड़ेगा। धीरे धीरे से इस साल के अंदर लगभग मेरे ख्याल से कोई 5-7% उनका प्रोडक्शन जो है भारत में होगा, धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा, तो हमारे लिए ठीक है। मगर हम दूसरा चाइना नहीं बनना चाहते हैं। चाइना इज जस्ट अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर फॉर अमेरिका, वो हम नहीं बनना है। डाइवर्सिफाइड बास्केट फॉर इकोनॉमी। हाँ, हमारी इकोनॉमी में ये शक्ति होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, इसका फायदा और देशों में जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो डिपेंडेंसी हमें नहीं आना चाहिए।
इसके चलते हुए हमारी पॉलिसीज हैं, इसलिए वी आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। निर्मला सीतारमन जी भी लंदन गई थी, लंदन में भी एफटीए का पूछ रहा था, तो हम विजय मल्ल्या को पूछेंगे, आप विजय मल्ल्या दे दीजिए, एफटीए दे देंगे, सिंपल। तो वी हैव अवर लीवर्स नाउ, जिसको कहाँ टाइट करना है वो करेंगे। चाइना को भी वो जहां टाइट करना है वही करेंगे। पाकिस्तान को बंद करो, आप पाकिस्तान का जो कर रहा है वो बंद करो, या हम गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेंगे, आप चुप रहो, फिर आपसे ट्रेड करेंगे। आई मीन, आई एम जस्ट गिविंग कहीं हाइपोथेटिकल। ऐसा सर, बहुत से कहीं ऐसा नहीं लीवर्स है हैं हमारे पास, आपको बहुत से लीवर्स है भारत के पास अभी। जो जियोपॉलिटिक्स लोग अब भी बहुत हमारे लंबे। पास आएगा, उनको हम हमारी टर्म्स बता के, हमारे टर्म्स के आधार पर उनसे हम एफटीए करने का क्षमता भारत में है आज। जी। सर, आपने बलूचिस्तान का नाम लिया तो मैं यहाँ पे एक छोटा-सा पूछना चाहूँगी, कहीं ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान को नज़र में रख के ही मोदी जी मज़े ले रहे हैं कि आने दो चाइना को खोपचे में, वो बोलते हैं ना पहाड़ के नीचे। सो लेट लेट देम कम इन पहाड़ के नीचे, सो व्हेनेवर वी टेक एक्शन, बिकॉज़ अपने व्यूअर्स को बताओ, दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक, पाकिस्तान को डील करने को लेके एंड बांग्लादेश को डील करने को लेके, वेयर वी वांट अ साइलेंट चाइना, मुँह पे टेप लगा कर रखे। सो फॉर दैट, I wouldn't be surprised agar Modi and Trump are working together to deal with the Indian neighbors. So, what is your take on that? या कुछ पक रहा है, समथिंग हैपनिंग, दैट इज द रीजन। वो ट्रम्प बोला था बांग्लादेश के बारे में, जब पूछा गया मोदी से पूछो करके दे दिया, मतलब लगभग इस एरिया को हमें हैंड ओवर कर दिया, वी विल हैंडल इट। हमें बलूचिस्तान लिबरेशन नहीं चाहिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान फंसना है उस जलजल में, एंड दे नीड टू डाई एंड दे नीड टू सफर, फाइनेंशियली सब पूरा बर्बाद होना है, तब ही देखेंगे बाद में पाकिस्तान का क्या होगा। दे लेट देम बी बिजी इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, हमारी तो बल्ले बल्ले होगी। थैंक यू सो मच सर। पर बांग्लादेश के लिए इसका मतलब आपने हिंट दे दिया, बचा कौन है पाकिस्तानी, तो बांग्लादेश की साइड पे कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रम्प टैरिफ वॉर विद मोदी जी साइलेंट गेम, बिकॉज जब मोदी जी बोलते नहीं है तो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे होते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, हम नहीं बोल रहे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आती है, तो प्लीज आगे आएं, सहयोग करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या मेरे से गेट इन टच करना है तो ईमेल आईडी gayatrimisra@gmail.com इज द बेस्ट मीन्स टू गेट इन टच विद मी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।